देखिए यूनिट 9 आईसीटी जो आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आईसीटी की क्लास में अभी तक आपने क्या देखा था कि नेटवर्क के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। जहां पे नेटवर्क से रिगार्डिंग जितनी चीजें होती है कि भाई आपको नेटवर्क कैसे बनाना है, दो कंप्यूटर के बीच में नेटवर्क कैसे स्टेबल होगा, किस तरह से इनके बीच कम्युनिकेशन होगा, किस तरह से आपका डेटा का ट्रांसफर होगा, ट्रांसमिशन होगा, ये सारी बातें आपने कहां पढ़ लिए थे अभी तक के हमारे इस पोर्शन में। हमें मेनली जो देखना है कि भाई अभी आपने दो मॉडल भी समझा था, टीसीपी और आईपी मॉडल, जिसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये दो प्रोटोकॉल होते थे कि किस तरह से आपका डेटा जो होता है ट्रांसफर होता था। ठीक है, उनके बारे में आपने जाना। अब उससे रिगार्डिंग कुछ आपके क्या थे, प्रोटोकॉल्स थे, जिनको आप इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हो। उन इंटरनेट प्रोटोकॉल को भी आपने पढ़ा, लाइक एचटीटीपी आपने पढ़ा था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपीएस पढ़ा था आपने, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर सिक्योर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल थे आपके, यूजर डायग्राम प्रोटोकॉल। तो देखिए ये जितने भी प्रोटोकॉल आपने पढ़े, सबके सब बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं अपने अपने ऑप्शंस में। जिस प्रोटोकॉल का जिस लेयर में वर्क होता है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टॉप लेवल डोमेन। देखो आपको अब डोमेन का नाम पता करना था कि भाई डोमेन किस तरह से हम वर्क करते हैं, किस तरह से चीजें इसमें होती है। देखिए टॉप लेवल जब डोमेन की हम बात करते हैं, देखिए इंटरनेट एड्रेस पे टॉप लेवल जो डोमेन होता है, इसका मतलब होता है कि कुछ पार्ट्स होते हैं, आप जब भी किसी वेबसाइट को देखते हो, उसके इंटरफेस के देखते हो, उसके कुछ नाम को देखते हो। आपने देखा जैसे www.darpancivilservice.com, इसके कुछ पार्ट्स होंगे, है ना। या फिर आप देखते हो ना कि जीमेल आईडी आप देखते हो कि राय शुभम सो एंड सो @gmail.com, है ना, ये किसी का भी नाम हो जाए, तो उस तरह से आप जब देखते हो उसके कुछ सब पार्ट्स होते हैं। इन सब पार्ट्स में जो डिवीजन होता है, इन्हें ही आप क्या कर देते हो, एक एक करके हम देखने वाले कि भाई इसमें क्या डिवीजन है, सब डोमेन क्या है, सेपरेटर क्या है ना। उसके बाद कंट्री डोमेन क्या है, टॉप लेवल डोमेन, उन सबको देखना है। यहां से क्वेश्चन एमपीपीएससी में आता है, दो बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि एक आपको वेबसाइट दी गई, उसका पूरा इंटरफेस, और बताया गया कि बेटा आप इसमें से बता दीजिए इसका टॉप लेवल डोमेन कौन सा है, या फिर इसका सेपरेटर पार्ट जो है मेन डोमेन क्या है। नेक्स्ट देखिए, पोस्टल सिस्टम की तरह इंटरनेट पे भी डेटा को किसी एक पते पर, किसी एक विशेष पते पर भेजने के लिए एड्रेसिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। लाइकवाइज कि आपका क्या होता है, 4 डिजिट का एक पोस्टल एड्रेस होता है, लाइक 480441, है ना, कुछ भी हो सकता है, सो ऑन। तो इस एड्रेस में आपको कंट्री कोड, स्टेट कोड, रीजन कोड, और आपके नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वो सब कोड दिए रहते हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोड क्या है, आपके पोस्टल कोड क्या है। तो इन सब पोस्टल कोड के अकॉर्डिंग ही जो एड्रेस दिया रहता है, उस एड्रेस में आप इजीली क्या करते हैं, अपने पैकेट को डिस्पैच करा देते, आपका पैकेट जो है वो पहुंच जाता है। इसी पैकेट को पहुंचाने के लिए आप क्या करोगे, इंटरनेट के माध्यम से। जब आपको इंटरनेट पे किसी वस्तु को पहुंचाना है, किसी चीज को पहुंचाना है, कोई डेटा को, तो उस डेटा को पहुंचाने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आपको भी क्या जरूरत होगी, इस प्लेस का आईपी एड्रेस, या फिर कुछ एड्रेस ऐसा कि भाई इसी पते पर पहुंचे। ऐसा तो नहीं कि हमने एड्रेस लिखा है, भाई आपने लिखा कि हाँ मिस्टर राम, आपको ये लेटर लिख रहे हैं कि आप क्या करिए, अपना कॉल लेटर पिक करिए, आपकी ड्यूटी लग चुकी। अब इन राम भाई साहब के बजाय वो दूसरे राम भाई साहब को पहुंच गया, है ना। तो अलग अलग अगर आईपी एड्रेस हो, अगर एक ही नाम होता, सिर्फ आईपी एड्रेस नहीं होता, और एक ही मोहल्ले में दो राम रह रहे होते, तो इन राम के पास पहुंच गया, इन राम के पास नहीं, नौकरी जबकि इनकी लगी। तो इसी चीज को स्पेसिफाई करने के लिए यहां पे क्या किया गया है, एक आईपी एड्रेस प्रॉपर दिया गया होता है हर आईडी को। आपने आईपी एड्रेस को पढ़ लिया है लास्ट टाइम। अब उसके बारे में देखिए, जब आपने पहुंचा दिया प्रोटोकॉल पे, तो उसको पहुंचाने के लिए कुछ आईडी, मतलब आईडी होगी उसकी भी, उसके नेम की आईडी। तो आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल की स्टैंडर्ड की मदद से नेटवर्क में एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में पहचान करने के लिए क्या करता है, और उससे कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक यूनिक एड्रेस देता है। और इसी यूनिक एड्रेस को आप क्या कह देते हो, टॉप लेवल डोमेन के रूप में पढ़ते हो, मतलब इंटरनेट एड्रेस के रूप में, है ना। और इसमें फिर आपके लेवल्स आ जाएंगे। टिथरिंग क्या होती है, एक पोर्शन आपका एड ऑन हुआ है यहाँ पे, इसी में देख लेते हैं। देखो तार रहित माध्यम प्राप्त करने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर में एक यूएसबी, आपको पता होगा कि यूएसबी यूनिवर्सल, आपने पढ़ा है ना इसको, सीरियल बस, ठीक है, ये पोर्ट होता है। उपकरण लॉगिन किया जाता है और फोन पर सर्विस प्राप्त करने के लिए फोन को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, जिससे बैंडविड्थ को साझा कर, अपन बैंडविड्थ को साझा कर लेते हैं, और यह प्रक्रिया टिथरिंग कहलाती है। देखिए नॉर्मली इसको अगर आसान भाषा में समझेंगे आप, आपके घर में जो ब्रॉडबैंड लगा है, उस ब्रॉडबैंड में आपने क्या किया भाई, मोबाइल को कनेक्ट, मतलब आपका जो लैंडलाइन होता है उसको आपने कनेक्ट कर दिया, और उसके कनेक्शन से क्या बना दिया आपने, एक कनेक्शन स्टेबल कर दिया और कंप्यूटर को जोड़ दिया। इस तरह का जो कनेक्शन बनता है उसको आप क्या बोल देते हो, टिथरिंग। देखिए आईपी एड्रेस जो होता है नंबरों के चार समूह में होता है।
नंबरों का कुछ समूह होता है, उसमें आईपी एड्रेस आपका बना होता है, जिसमें समूह आपस में एक दूसरे से डॉट के फॉर्म में अलग होते हैं। हम IPv4 को पढ़ रहे हैं, ठीक है, डॉट के द्वारा अलग होते हैं। जीरो से लेके, इसका पता नहीं हेडिंग आउट हो गया है, ये IPv4 है। IPv4 का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ठीक है। इसमें क्या किया गया था कि हमने एड्रेस को 4 समूह में बांटा, 4 समूह में बांटा, जैसे ये दिया हुआ है आपको, इसको देख सकते हैं, ठीक। ये आपका आईपी एड्रेस है, इसको 4 समूह में आपने बांट दिया और इन 4 समूह को आपने डिवाइड कर दिया फर्दर डॉट से। ये डॉट दिख रहे हैं, 3 डॉट से हम इसको अलग करते हैं, 4 फॉर्म में हो सकता है, 0 से लेके 255 इतने ही डिजिट्स को यहां पे ले सकते हैं। मतलब यहां जो आपको 192 दिख रहा है ना, ये 257 नहीं हो सकता, समझ रहे हो आप? इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे कभी भी, इस आईपी एड्रेस को। तो ये बात आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको आ गया क्वेश्चन कि भाई ये आईपी एड्रेस दिया है और इस आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको 0 से 255 ये जो डिजिट्स दिया है, इनके बीच में डिजिट यही आना चाहिए। इसके बाद या पहले का अगर कोई डिजिट आता है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई 257 आ गया, नहीं तो फिर आपका आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 4 ऑप्शन अगर मैंने बना के दे दिया आपको और सब में क्या इसके ऊपर की अपर लिमिट रख दिया, तो आपको क्या करना है, वहां से फाइंड आउट करना है कि भाई हमारा आईपी एड्रेस कौन सा होगा। आपको सीधा से पकड़ना है कि अपर लिमिट इज 255, सो वेरेवर 255 मतलब ग्रेटर होगा जहां पे भी, आपको उसको हटा देना है और वो सिलेक्शन हो जाएगा जहां पे उसके नीचे के फॉर्म होंगे। तो ये IPv4 वर्जन था। इसमें देखिए, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से ऐड करने के लिए हम एक जो डॉट को अलग कर देते थे आईपी एड्रेस को, याद है आपको, और 0 से लेके 255 तक इसमें क्या हो सकते थे, नंबर हो सकते थे। एग्जाम्पल दिया गया। आमतौर पर आईपी एड्रेस का पहला हिस्सा क्या होता है, नेटवर्क को पहचानता है। देखिए जो पहला हिस्सा इसका होता है वो नेटवर्क को पहचानता है और आखिरी जो होता है वो कंप्यूटर की विशेषता को बताता है कि कंप्यूटर कौन सा है, ठीक। ये बात होती, पहला हिस्सा आपके इंटरनेट को पहचानेगा और आखिरी हिस्सा आपके डिवाइस को पहचानेगा। तो दोनों को मिला के आप क्या कर देते हो कि भाई इस तरह से पूरा आईपी एड्रेस वर्क करता है। इंटरनेट एड्रेस 4 प्रकार का होता है। देखो इंटरनेट में जो एड्रेस है वो 4 प्रकार का होता है, URL, डोमेन नेम, www और सर्वर। ये चारों ही चारों क्या होते हैं आपके आईपी एड्रेस के सब पार्ट्स हैं। आप इसको एक एक करके देख लेंगे अभी। यूआरएल क्या होता है, देखिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका मतलब होता है कि प्रत्येक वेब पेज जो इंटरनेट पर प्रदर्शित हो रहा है, हर एक वेब पेज आपका जो इंटरनेट पे प्रदर्शित हो रहा होता है, मतलब इंटरनेट का मतलब जैसे आपने ब्राउज किया कोई चीज, आपको एक इंटरफेस दिखता है, कोई सा भी इंटरफेस दिखता होगा ना आपको, वो जो इंटरफेस आपको दिखता है इंटरनेट पर प्रदर्शित होता है या उससे जुड़ा एक विशिष्ट पता होता है। इस पते को यूआरएल के रूप में जाना जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे ही हमने कुछ खोला, इंटरनेट आपने ब्राउज करने के लिए चीजें खोली और उसको ब्राउज किया, लाइक आपने डाल दिया भाई दर्पण सिविल सर्विस, ये कुछ भी जो आप लोग बेस्ट देखते होंगे, तो वहां पे ऊपर एक यूआरएल फॉर्म में आता है, HTTP और पूरी लिंक आती है, उसको क्या बोलते हैं आप, यूआरएल, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जिस रिसोर्स को आप फाइंड आउट करोगे उसकी वो लोकेशन के साथ वहां पे चीजें बता देता है, ठीक है, कि भाई कहां से आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है, वो सब कुछ बताया रखता है कि भाई गूगल www, फिर आगे चीजें लिखी, फिर और आगे चीजें लिखी। तो ये होता है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। टिम बर्नस ली ने 1994 में इसकी खोज की थी, मतलब खोज नहीं बोलेंगे, इसका आविष्कार किया था। टिम बर्नस ली आपको पता है वही व्यक्ति है जिन्होंने इंटरनेट को लेकर बहुत सारे काम किए, HTTP का आविष्कार किया है, इसके साथ ही साथ इन्होंने यूआरएल की भी खोज की है, ठीक है, इसका भी आविष्कार किया। तीनों चारों बातें आपको याद रखनी है। यूआरएल क्या होता है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी चीज को हमें ब्राउज करने के लिए, हमें उसके बारे में जानकारी पता लगाने के लिए जब हम उसको डालते हैं उसके संबंधित, है ना, आपने गूगल में नॉर्मल सर्च किया कि मकर संक्रांति, मकर संक्रांति आपने सर्च किया, तो मकर संक्रांति की जो इवेंट या कुछ जो बेस्ट आपकी टॉप लेवल फर्स्ट साइट खुलेगी, आपने उस पर क्लिक किया तो सबसे ऊपर आपका क्या आ जाता है, एड्रेस आता है, HTTP सेपरेटर्स, फिर आपका पूरा डोमेन नेम आता है, टॉप लेवल आईपी एड्रेस वगैरह सब कुछ आता है। तो ये पूरा जो है ये आपका क्या कहलाएगा, URL। बात समझ में आ गई होगी आपको। देखिए यूआरएल की संरचना में क्या क्या चीजें होती है, हमें इसी को पूछना है। एमपीपीएससी आपसे क्या है, इसके पार्ट्स पूछ लेती है। आपको एक यूआरएल दिया रहेगा, उसमें से पूछ लेगी कि भाई आप इसमें से बता दो डायरेक्टरी इसकी क्या है, सेपरेटर कौन सा लगा है कहां पे, सब डोमेन क्या है, मेन डोमेन क्या है, टॉप लेवल डोमेन क्या है, सो रिसोर्स क्या है, ये सारी चीजें आपसे पूछी। एक एक करके हम पूरा विस्तार से समझेंगे कि भाई क्या होता है चीजें। सबसे पहले बात करें प्रोटोकॉल की। देखो आपने अभी तक प्रोटोकॉल पढ़ लिए हैं। प्रोटोकॉल में आपने देखा था HTTP, है ना, HTTPS, SMTP,
पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, फिर उसके बाद एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। ऐसे ही आपने बहुत सारे और प्रोटोकॉल्स को पढ़ लिए थे, यूएसएसडी, बहुत सारे आपने प्रोटोकॉल पढ़े। तो ये सब के सब क्या होते हैं, आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं। लेकिन ये कहां पे लगे हुए हैं, ठीक है, ये जहां पे लगे हुए होते हैं इसको आप शो कर देते हो। लाइकवाइज HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, सबसे ज्यादा जब भी आप गूगल पे कोई चीज सर्च करोगे तो आपको ये दिखने को मिल जाता है। इसका मतलब होता है कि ये क्या होगा, सिक्योर फॉर्म में होगा। और मैंने आपको बताया था ना कि HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस आता है। HTTP बहुत क्विक से ओपन होता है। क्विक से ओपन क्यों होता है, क्योंकि वो सिक्योर फॉर्म में नहीं, वो सिर्फ डेटा लेता है और अरेंज कर देता है। लेकिन HTTPS क्या करता है, उसकी वैधता को जांच करता है, उसकी वैधता जांचने के बाद आपको फिर रिबेट करता है, मतलब रिस्पॉन्ड देता है। तो वो रिस्पॉन्ड के कारण ये प्रोटोकॉल क्या होता है, बहुत सिक्योर है। अब बात करते हैं सेपरेटर की। सेपरेटर क्या होता है, देखो जो यूआरएल होगा उसके कुछ पार्ट्स होंगे और उन पार्ट्स को भी हमें डिवाइड करना होगा। जैसे मैं आपका नाम, किसी का नाम ले लेता हूं, कोई व्यक्ति है माना कि एक्स है ना, उसका अगर हमने नाम लिया, अब नाम में आपने उसका सरनेम, उसका मुत्तुस्वामी पुंटरंग और कुछ भी है ना उसमें जोड़ दिया आपने, मुत्तुस्वामी पुंतरंग और जो भी आ रहा है तुम्हारा अय्यर नायर जो भी है, आपने अगर एक साथ इसका नाम लिखा है विद दी कोलाज कलेक्शन, तो वो नाम कितना लंबा हो जाएगा। आप लोग कई बार पिक्चर में देखते हो ना कि वो लोग बड़े शॉर्ट नेम रख लेते हैं और नाम बहुत लंबा होता है उनका, विजया लक्ष्मी और ऐसा वैसा ये वो लंबा चौड़ा, है ना। तो वो जो नाम होगा आपको एक साथ पढ़ने में दिक्कत आएगी, उसको कुछ ना कुछ पार्ट से हमें बांटना होता। तो उसी तरह हमने नामकरण कैसे किया, हमने नामों को पहले मुख्य नाम, फिर उसका सेपरेटर किया कि भाई सरनेम जोड़ दो, मिडिल नेम जोड़ दो, होता है ना ये आपके नामों में। उसी तरह यूआरएल की भी संरचना होती है, जिसमें कुछ जगह हमें क्या करना पड़ता है, सेपरेट करने के लिए कॉलन या फिर आपका क्या होता है ये सेपरेटर का उपयोग करते हैं, कई बार डॉट का भी उपयोग करते हैं। सब डोमेन, सब डोमेन क्या होता है, जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, ये आपका सब डोमेन होगा हर जगह। क्यों होगा ये, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब क्या करता है, आपको संपूर्ण विश्व से जोड़ता है। मतलब आप जिस भी चीज को सर्च कर रहे होते हैं उसमें सबसे पहले चीजें क्या होती है कि भाई वर्ल्ड वाइड वेब से वो ब्राउज होगी। आई बात समझ में, इसको आप सब डोमेन के पार्ट में ले लेते हैं। डोमेन नेम की जब हम बात करें, यहां मतलब कुछ और भी हो सकता है, अगर कोई अलग वेबसाइट बनाया है, जैसे चीन में उन्होंने कुछ अपना डेवलप किया होगा तो वो अपना देखेंगे। बट जो इनिशियल फेज में लगेगा, अभी आप इसके हर पार्ट को देखोगे तो वहां समझ में आएगा। डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम का मतलब होता है कि जो आपका मुख्य नाम है, जैसे दर्पण सिविल सर्विस, ये जब बीच में अभी हम देखेंगे सेपरेट करने पे तो वहां समझ में आएगा कि जो मेन के बीच कोर्स नेम होते हैं उनको आप डोमेन नेम कहते हैं। टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन, आपको पता है कि टॉप लेवल डोमेन जब भी आपने किसी मतलब व्यवसाय का कार्ड देखा है, किसी भी व्यक्ति का बिजनेस कार्ड, आपने एनजीओ का अगर बिजनेस कार्ड देखा है ना, तो उन्होंने दिया रहता है कि भाई हमारा नाम दिया है कि भाई अर्थ24x7 है ना @gmail.com, ये उनकी ईमेल आईडी है। उस ईमेल आईडी में जो .com मतलब डॉट कम्युनिकेशन, कॉम का मतलब होता है कम्युनिकेशन। ये जितनी चीजें बता रहे हैं ये पीछे वाली चीज क्या बताती है कि आप किस से रिलेटेड हो। जैसे इन्फो होता है .info इंफॉर्मेशन, .edu एजुकेशन, अभी आप पढ़ोगे उसको भी एक एक करके देखेंगे कि भाई किस लो जिस डोमेन आएगा भी आराम से हम उसको भी देखेंगे। उसके बाद होता है डायरेक्टरीज। डायरेक्टरीज का मतलब जिस भी फॉर्मेट में आपका जो सामान रखा हुआ है, जैसे दर्पण सिविल सर्विस, उसमें आपने देखा प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, अब प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज वाला इसी में आगे क्या हो गया, ऐड हो गया। और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में भी यूनिट 1 का टेस्ट, समझ गए आप। मतलब एक अपने घर में बड़ा सा कबर्ड था, इस कबर्ड में से क्या किया आपने, पहले मेन गेट खोला, ठीक है, मेन गेट खोल लिया। मेन गेट खोलने के बाद आपने देखा कि यार किस वाले हिस्से में हमारा सामान रखा है मटेरियल, तो हमारा मटेरियल इस वाले हिस्से में रखा था, और इस मटेरियल हिस्से में भी फाइल हमारी कहां जमी थी, इस वाले में। तो ये जो चीजें आप निकालते हो उसी को आप डायरेक्टरी की फॉर्म में कह देते हो। और लास्ट में जो है वो हमारा क्या है, रिसोर्स है, कि हमारा रिसोर्स का है, कहां से पहुंच रही चीजें। डायरेक्टरी मतलब आपने देखा फोन बुक आती थी पहले कॉन्टेक्ट के लिए, हर जिले की, हर स्टेट की, हर राज्य के उसमें नंबर होते थे विद नेम, आप उसमें सर्च कर लेते थे। तो डायरेक्टरी आपको ढूंढना कितना आसान हो जाता था कि आपको पता है किसी का नाम है राम मोहन श्याम, है ना, जो भी नाम है, तो राम पे गए आप आर वाले ब्लॉक में, जैसे आप डिक्शनरी में वर्ड्स ढूंढते हो उसी तरह डायरेक्टरी में नंबर ढूंढते थे। तो यहाँ डायरेक्टरी का मतलब होता है कि हम चीजों को खोज रहे हैं। असली मतलब इसका होता है डायरेक्टरी का मतलब कि पाथ, आपका पाथ क्या है और कहां पे चीजें रखी हुई। नेक्स्ट फिर हमने बात करें कि अब हर पार्ट को हम देख लेते हैं कि भाई किस तरह से इसके पार्ट का सेपरेशन हुआ। देखो यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये जो पूरा एड्रेस दिया हुआ है आपका, ये यूआरएल होता है। जितना आप थ्योरेटिकल पार्ट वहां पढ़ के आए हैं, सारा थ्योरी आपको क्या करना है, इसमें समझ में आ जाएगा। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं, बस सिंपल सा ध्यान रखना है कि भाई कौन सा पार्ट जो है हमारे इस यूआरएल का मतलब क्या कहलाता है, इतनी सी चीज आपसे पूछी जाएगी। पेपर में आपसे पूछा जाए प्रोटोकॉल कौन सा है, तो देखिए यहां पे क्या लगा है,
HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर यहीं पे हो जाता HTTPS, तो वो भी आपका क्या हो जाता, प्रोटोकॉल। मतलब यहां पे अगर फर्दर हम देख लें कि हो गया आपका HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, तो यहां से प्रोटोकॉल का आंसर आ गया। अभी मैं आपको दूंगा वेबसाइट में आंसर, यही क्वेश्चन को देखने का ना। उसके बाद www, वर्ल्ड वाइड वेब, मैंने आपको यह बताया था कि सेपरेटर के बाद आने वाला जो हिस्सा होगा आपका, पहला हिस्सा सेपरेटर के बाद, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा वो आपका www ही होगा, क्योंकि कोई भी वेबसाइट आप खोलते हो ना, वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट से कनेक्ट है संपूर्ण विश्व के लिए, तो ये वाला हिस्सा आपका कहलाता है सब डोमेन। आपका प्रोटोकॉल हो गया, सब डोमेन हो गया। अब हम बात करते हैं कि डोमेन नेम क्या होता है। जो मेन पार्ट होता है आपका, उसको कहते हैं आप डोमेन नेम। मतलब www डॉट दर्पण सिविल सर्विस डॉट कॉम, www डॉट दर्पण CUT डॉट कॉम, ठीक है, www डॉट, है ना, किसी बिजनेस का नाम आपने देख लिया कि भाई मोहन इंटरप्राइजेस डॉट कॉम, या फिर सॉरी मोहन डॉट इंटरप्राइज, क्योंकि अब वहां पे जो टॉप लेवल, इसके आगे मैं बताता हूं आपको, ये तो डोमेन नेम हो गया कि जिससे आपका रिलेवेंसी है, मेन पार्ट होता है, मेन पार्ट ऑफ URL, क्योंकि इससे ही खोजा जाएगा। कल को आपने किसी कंपनी को बनाया, आपकी खुद की कोई कंपनी बनी, कोई इंडस्ट्री बनी, या आप कुछ भी बनते हो, आप जब भी अपनी वेबसाइट बनाओगे तो वेबसाइट में क्या लगाओगे, www डॉट, फिर उसके बाद जो आपका फर्दर नेम होगा कि भाई नाम लिख दिया इनमें कि राम, जो भी है राम सोहन डॉट, फिर आप जिस कैटेगरी में काम कर रहे हो, अगर आपकी जो वेबसाइट है, आपकी कंपनी जो है इंटरप्राइज है, ENT, तो इंटरप्राइज आप उसमें जोड़ दोगे, डॉट इंटरप्राइज। डॉट कॉम मतलब कम्युनिकेशन, डॉट इन्फो अगर आपकी कंपनी जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, डॉट इन्फो, ठीक है, उसी तरह की चीजें यहां पे आ जाती है। डॉट IN मतलब कंट्री कोड हो जाता है वो, एक तरह का इंडियन। तो ये आपको डोमेन समझ में आया। अब टॉप लेवल डोमेन क्या होता है, LTD, TLD, वो जो डॉट के बाद लगा रहेगा लास्ट में, सबसे लास्ट में डॉट के बाद जितना पार्ट आता है वो आपका क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट वाला टॉप लेवल डोमेन। यही आपका क्या है, URL है। क्वेश्चन जो बना आपको, वो थ्योरी जितनी भी पढ़ लिया आपने, वहां कोई बात नहीं, जितने भी समझ में आया, इस डायग्राम में हर एक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि भाई कैसे कैसे आपने चीजों को डिवाइड किया। जब भी आपको कोई भी कोड दे दे, आपको ऑब्जेक्टिव में यही आएगा, आपके पास एक वेबसाइट URL का कोड दिया रहेगा, अब इसमें से पूछा कि भाई आप बता दीजिए इसका डोमेन नेम क्या है, तो डोमेन नेम आपको पता है क्या, कि भाई सब डोमेन के बाद, डॉट के बाद जितना हिस्सा आएगा टॉप लेवल डोमेन के पहले, ये हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, डोमेन नेम। इससे पहले आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका प्रोटोकॉल क्या है। अगर यहाँ पे HTTP तो HTTP आपने जोड़ दिया, HTTPS है तो आपने जोड़ दिया कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, POP है, कुछ भी लगाओ, ज्यादातर केस में आपके पास यही आएगा, है ना, ये वाला HTTP या HTTPS। डोमेन नेम आपको पता चल गया, यही चेंज होगा सबसे ज्यादा। कोई भी वेबसाइट आपको दिया है www.mppsc.com, है ना, .com .education दोनों हो सकता है, तो कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो आपका जो गूगल हो गया है, ये क्या हो गया, आपका मेन डोमेन है, इसको डोमेन बोला आपने। उसके बाद सब डोमेन जो पहले वाला पार्ट आएगा ये होगा www, और ये हमेशा यही रहेगा मैक्सिमम टाइम में। एक बात याद रखिएगा, ये दोनों में ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, चेंजेस यहां आएंगे। फिर आपका जो लास्ट में आता है डॉट के बाद कम्युनिकेशन, या फिर जो भी जोड़ा जाता है उसको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन। इसको और अच्छे से हम समझते हैं दूसरा एग्जांपल। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक आ गया। बस इतना ही याद करना है आपको, पढ़ने जैसा कुछ नहीं भाई, बस ये पता रहे कि स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में कौन सा भाग क्या कहलाता है। सबसे पहले ये देखिए HTTPS, आपके जो गूगल में आप सर्च करते हो तो यहाँ पे टूल बार में ये आ जाता है HTTPS, ये आपका प्रोटोकॉल हो गया। फिर सब डोमेन क्या आ गया, मेल। देखिए सेपरेटर की जगह पे क्या हो गया, www नहीं है, यहाँ पे मेल है, ये आपका सब डोमेन हो गया। सेपरेटर और पहले डॉट के पहले का जो हिस्सा आ जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, सब डोमेन। फिर आपका डोमेन क्या आएगा, जो बीच में पॉइंट आउट किया गया था, लास्ट वाले जो आपके टॉप लेवल डोमेन, उससे पहले ये आपका डोमेन हो गया। फिर आपने देखा कि भाई .com .in .edu ये सब चीजें हम पढ़ने वाले, .in, तो ये आपका टॉप लेवल डोमेन हो गया, LTD TLD। लास्ट में आपका हो जाता है सेपरेटर, जो एक सेपरेटर लगा होता है, वो क्या बताता है कि पाथ। अब इसके बाद आपका पाथ क्या है, जो डायरेक्टरी और रिसोर्सेज है ना, वो आपको यहां पे शो हो जाएंगे कि भाई कहां से हमने लिया है, हमारे रिसोर्सेज क्या है, हमारी डायरेक्टरीज क्या है। इसके बाद के हिस्से आपको डायरेक्टरी के फॉर्म में आ जाएंगे। ये चीज समझ में आ गई, बहुत आसान था ये, है ना, इसको समझना बस है कि नाम देखना है और उसको लिख लेना अपने पास। अब प्रोटोकॉल देख लेते हैं हम कि प्रोटोकॉल सर्वर टाइप कैसे इसका उपयोग होता है, एक एक चीज को। इसके जो हिस्से थे, सबसे पहला हिस्सा था प्रोटोकॉल। देखिए इसका उपयोग वेब पर डाटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। जो आपका वेब होता है ना, उस पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए इसका उपयोग होता है, उसको कहते हैं आप क्या,
प्रोटोकॉल या फिर सर्वर टाइप। एचटीटीपीएस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रोटोकॉल है और 99 टाइम्स आपके पास यही आने वाला है। फिर एचटीटीपीएस से पहले एचटीटीपी का प्रयोग करते थे, लेकिन आपको पता है कि एचटीटीपी ज्यादा सिक्योर नहीं था, तो हमने एचटीटीपीएस सिक्योर ला दिया। इसके अलावा एफटीपी है ना, मेल टू, उसके बाद टेलनेट और न्यूज, बहुत सारे ये प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं जिनको बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। इतनी ही चीजें आपको समझनी है कि भाई प्रोटोकॉल क्या होते हैं। फर्स्ट पार्ट में लगे होते हैं जो डेटा को ट्रांसफर करते हैं वेब से। सेकंड थिंग, एचटीटीपीएस आपका बहुत सिक्योर प्रोटोकॉल है, सबसे ज्यादा यही उपयोग में होता है। इसके अलावा कौन कौन से हैं, एफटीपी, मेल टू है ना, मेल टू, उसके बाद टेलनेट और न्यूज, ये सारे आपके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं। इसमें फिर पार्ट आपने देखा कि एमपीपीएससी को अगर आपको डिवीजन करना है, एचटीटीपी सेपरेटर, ये आपका प्रोटोकॉल है, सेपरेटर है। ये आपका क्या था, सब डोमेन, फिर डोमेन, मेन डोमेन, इसके बाद क्या था आपका टॉप लेवल डोमेन। ये सारे प्रोटोकॉल के टाइप है। अगला होता है सेपरेटर। आपने देखा था कि भाई ये वाला जो हिस्सा आता है कॉलन और ये लगा रहता है, इसको क्या कहते हैं आप, सेपरेटर। ये विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं, ये चिन्ह होते हैं जिन्हें यूआरएल के एक भाग को दूसरे भाग से अलग करने का काम करते हैं। यूआरएल का जो एक भाग है उससे दूसरे भाग को अलग करने का काम क्या करेंगे, ये सेपरेटर करेंगे। उदाहरण के लिए हम बात करें कि एचटीटीपी को शेष यूआरएल से जोड़ने का काम कौन करता है, आपका सेपरेटर। मतलब आप ये समझिए सामान्य भाषा में कि आपका कोई नाम है, आपके नाम को सारे समाज से जोड़ने का काम कौन करता है, आपका सरनेम करता है। इनके बीच में जो गैप होता है क्रिएट, जो आप नॉर्मल पॉज लेते हैं, लाइक किसी का नाम लिया आपने कि राम गुप्ता, तो राम और गुप्ता के बीच में जो पॉज ले रहे हैं आप, वो क्या हो रहा है, सेपरेट कर रहा है नाम और सरनेम को। उसी तरह से ये क्या कर रहे हैं, हमारे यूआरएल को सेपरेट करने का काम कर रहे हैं, उसके प्रोटोकॉल और उसके डोमेन पार्ट को। डोमेन पार्ट था लास्ट वाला, प्रोटोकॉल, सेपरेटर, डोमेन पार्ट, जिसमें डोमेन पार्ट में सब डोमेन, डोमेन और टॉप लेवल डोमेन। तो इस तरह से ये काम करते हैं। उसके बाद बात करते हैं सब डोमेन। देखिए www एक इंफॉर्मेशन स्टोरेज है और ये सबसे ज्यादा काम होता है आपके सब डोमेन के लेवल। इसके बाद बात करते हैं www, अभी आपने देखा था कि मेल भी आ जाता है, मेल या कोई अन्य चीज आएगी, लेकिन कब, सेपरेटर के जस्ट बाद डॉट तक के, वो आपका सब डोमेन होगा। नेक्स्ट ऑफ www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। आपको पता है कि सर्वर पर उपलब्ध जो जानकारियां होती है, जितनी भी जानकारी या डॉक्यूमेंट, एक समूह में होता है जो हाइपर टेक्स्ट के द्वारा जुड़ा होता है। मतलब हाइपर टेक्स्ट जो ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इसके द्वारा सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, जुड़ी होती है इसमें www से, और इसके माध्यम से इन संपूर्ण विश्व को जोड़ते हैं। मतलब इंटरनेट जो जुड़ा हुआ है वो इसी के माध्यम से जुड़ा हुआ है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, तो कंप्यूटर साइंटिस्ट, आपको पता है टिम्स बर्नली 1989 में, इन्होंने यूआरएल का भी आविष्कार किया था, एचटीटीपी का भी आविष्कार किया है। इंटरनेट के मामले में अगर बोला जाए कि किसकी खोज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही है, तो यही आदमी है, ब्रिटिश व्यक्ति थे। इसके बाद HTML, आपने एक और नाम सुना होगा, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज www पर क्या करता है, वेब पेज को तैयार करने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर भाषा है। ये जो लैंग्वेज होती है वेब पेज तैयार करने के लिए www पे प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर भाषा है, जिसमें हाइपर टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है और हाइपर लिंक का प्रयोग किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक, इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है और इनसे ही क्या करते हैं हम, HTTP को जोड़ देते हैं। इस तरह से पूरा आपका इंटरनेट जो है ब्राउज होता है, इस तरह से चीजें काम करती हैं। ये थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये वर्क कर रहा है ना। फिर आता है डोमेन नेम। आपने क्या देख लिया अभी तक, सबसे पहले आपने प्रोटोकॉल देखा, फिर आपने सेपरेटर देखा, फिर आपने देखा था कि भाई सब डोमेन क्या होता है। अब बात करेंगे डोमेन। डोमेन क्या होता है, डोमेन नेम किसी वेबसाइट का नाम होता है। मैंने आपको बताया कि भाई दर्पण सिविल सर्विस ये एक वेबसाइट है, तो इसका नाम है दर्पण सिविल सर्विस। यह आईपी एड्रेस को निकनेम होता है, आईपी एड्रेस का क्या होगा, ये निकनेम होगा। डोमेन नेम सिस्टम आईपी एड्रेस को शब्दों से बने डोमेन नेम में बदल देता है। डोमेन नेम जो सिस्टम होता है आईपी एड्रेस को शब्दों में जो बने होते हैं डोमेन नेम, उसमें बदल देता है, और इसका काम इसके द्वारा किया जाता है। मतलब देखो आईपी एड्रेस हमारा क्या था, आपने देखा था अभी IPv4 है ना, इससे पहले आप पढ़ के आ चुके हो IPv4 IPv6 दोनों आपने पढ़ लिया था कि भाई एक 32 बिट पे काम करता था, एक 128 बिट पे काम करता। यहां हमने इंट्रोडक्टरी उसको लिया कि यहां पे क्या हो रहा है भाई, आपने ना 4 भागों में बांटा था उसको एक तरह से। या हम कोई भी आईपी एड्रेस ले लें 192 है ना, ये आपका आईपी एड्रेस। तो इस आईपी एड्रेस से क्या आप याद कर पाओगे, अगर मैं आपको बोलूं कि दर्पण सिविल सर्विस का ये आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस पे आप हमें सर्च कर लो, इस आईपी एड्रेस पे आप हमारी सारी डिटेल निकाल लो, तो ये बनेगा, आपको नहीं बनेगा, आपको दिक्कत होगी। लेकिन वही मैंने क्या लिख दिया,
दर्पण सिविल सर्विस। ये कैसे हो गया आपका, वर्ड में हो गया। तो इसमें आप क्या कर लोगे, इजीली समझ लोगे। इसलिए आईपी एड्रेस सिस्टम में जो आईपी एड्रेस होता है उसको चेंज कर देते हैं हम, क्या उस संस्था से या फिर उस नाम से कि भाई क्या नाम है। आपने देखा होगा ना कि हमें डिजायर्ड नेम नहीं मिलते, आईपी एड्रेस सेम नहीं होते, दोनों अलग मिलते हैं। अगर किसी और ने ले रखा है ये डोमेन को अपने नाम पे, कि दर्पण सिविल सर्विस के नाम पे किसी और ने डोमेन को ले रखा है, तो हमें अपने नाम में कुछ करेक्शन करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें ये जो आईपी एड्रेस आएगा ना इसको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों आईपी एड्रेस सेम नहीं हो जाएंगे, दोनों की कोडिंग सेम हो जाएगी। तो ये काम यहाँ पे होता है। इसीलिए आईपी एड्रेस निकनेम होता है, डोमेन नेम सिस्टम आईपी एड्रेस को, जो डोमेन नेम सिस्टम होता है इस आईपी एड्रेस को, ये जो आईपी एड्रेस दिख रहा है आपको, इसको नाम में बदल देता है, शब्दों में। इज इट ओके? नाउ देन इसके बाद डोमेन नेम में अधिकतम 64 कैरेक्टर होता है। इसमें अधिकतम जो कैरेक्टर की संख्या होती है 64 होती है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 64 कैरेक्टर होते हैं इसमें। ईमेल एड्रेस में @ के बाद आने वाला भाग डोमेन नेम है, यह उस सर्वर या कंप्यूटर का नाम होता है। यह क्या होता है? उस सर्वर या कंप्यूटर का नाम होता है। याद रखिए, अगर आपसे बोला कि भाई कोई नाम दिया है ना, जैसे raishubham@gmail.com, मेरा ही नाम दिया, तो उसमें क्या हो गया, आपका @ के बाद जो भी आ रहा है gmail.com, वो सब आपका क्या हो जाता है? डोमेन नेम। आई बात समझ में? gmail.com, ये देखो एक डोमेन नेम है जिसमें टॉप लेवल डोमेन .com भी जुड़ा हुआ है, और ये कॉम को क्या बोलते हैं? टॉप लेवल डोमेन। अभी टॉप लेवल डोमेन आप एक एक देखोगे कि भाई किस कंट्री का टॉप लेवल डोमेन क्या है, किस संस्था का टॉप लेवल डोमेन क्या है, किसी जगह का टॉप लेवल डोमेन क्या है। आ रही है बात समझ में? इतनी चीजें इसमें होती है डिफाइंड। उसके बाद बात करेंगे टॉप लेवल डोमेन की। टॉप लेवल डोमेन क्या होता है? या उसको बोलते हैं डोमेन सफिक्स। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सफिक्स एंड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो पहले आप जोड़ देते हैं, सफिक्स जो बाद में आप जोड़ते हो, है ना, उपसर्ग और प्रत्यय। उसी तरह से क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन बनाने के लिए हम जिस भी वेबसाइट को बनाते हैं या जिस भी ईमेल एड्रेस को लिखते हैं, उसके पीछे कुछ भाग लिख देते हैं, कुछ चीजें ऐसी जोड़ देते हैं जो उसको क्या बताती है कि भाई किसका हिस्सा है ये, या फिर किससे संबंधित है ये। देखते हैं सबसे पहले कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। ये दो तरह के होते हैं, CCTLD, इसका मतलब होता है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। आपको अगर अमेरिका की कोई वेबसाइट सर्च करनी या वेबसाइट अमेरिका के बारे में पता करना, आप वहां पे क्या लगा दोगे? .US, है ना। आपने लिखा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन .US, है ना, इन यूएस। जब आप वहां पे डालोगे तो यहां का फॉर्मेशन दे देगा आपको। मतलब .com के बाद टॉप लेवल कौन सा आएगा? .com नहीं, .US आएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए। हम इंडिया की हर वेबसाइट में आपने देखा होगा NIC.in, NIC.in, जो इन होता है ना .in, इसका मतलब होता है इंडिया, ये हमारी कंट्री का कोड है। टॉप लेवल डोमेन .in, ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, आप लोग सब इसको यूज करते हो बेसिकली। मतलब जब भी कोई चीज को आप सर्फिंग करते हो, ब्राउज करते हो, तो ये सारी चीजें आप यूज करते हो और यूज थ्रू होंगे भी। आज ये समझ में आ रहा होगा आपको कि यार क्या क्या चीजें जो है इसका पार्ट होती है। यूएस आपका यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, .UK यूनाइटेड किंगडम के लिए जो आपका टॉप लेवल कंट्री डोमेन होता है वो यूके होता है। फिर वैसी बात करें ब्राजील के लिए .BR, .CR। क्या होता है कि हम इसमें से कुछ शब्द ले लेते हैं, कुछ यहां से हमने वर्ड्स ले लिए और उनको बना दिया मिला के, क्या कि भाई यहाँ का ये कंट्री कोड है। जैसे आपने देखा रशिया के लिए RU, है ना, उसके बाद कनाडा के लिए CA, ID इंडोनेशिया के लिए, और .JP जापान के लिए, .EU यूरोपीय यूनियन के लिए। इतने सारे आपके कंट्री कोड होते, ये आपको याद नहीं करना है। जब आएगा आपसे अगर इस तरह कोई भी क्वेश्चन तो आपको इजीली बन जाएगा। आपको वहां समझ में आ जाएगा हाँ .US है, इट मींस यूनाइटेड स्टेट्स, UK है यूनाइटेड किंगडम है, JP है जापान है। बस इसको समझना है कि आपको कंट्री के लेवल पे क्या होते हैं टॉप लेवल आपके डोमेन, कंट्री कोड के आधार। इन वेबसाइट्स में इनकी जो भी आधिकारिक वेबसाइट होगी, सरकारी वेबसाइट होगी, या किसी भी चीज को आप पता करोगे तो वहां पे .in लगा होगा, .US लगा होगा, .UK लगा होगा, .BR लगा होगा, .CN लगा। फिर बात करते हैं अब कुछ कमर्शियल पर्पसेस के लिए। देखिए टॉप लेवल डोमेन जो पर्पस के लिए यूज होते हैं, पर्पस का मतलब होता है जरूरी नहीं कि मैं इंडिया में हूं या फिर यूएस में, मुझे कम्युनिकेशन, मेरी कंपनी है, जैसे आपने देखा TCS है, टाटा कम्युनिकेशन, TCS है ना। तो जो टाटा है आपकी या कोई भी कंपनी ले लो आप, अगर उनको अपनी वेबसाइट बनाना है, उसमें उन्होंने क्या डाल रखा है? .com। .com का मतलब ये हर जगह चल रही है, लेकिन ये क्या है? कमर्शियल है। कमर्शियल का मतलब होता है क्या? व्यवसायिक। .com, ठीक है। एक .com होता है कम्युनिकेशन के लिए भी, .com कम्युनिकेशन के लिए, ये भी याद रखिएगा। .net, .net का मतलब होता है नेटवर्क के लिए। .net, .net क्या होता है देखिए आप, जो
इस फील्ड में होते हैं ना नेटवर्किंग के, वो लोग अपनी वेबसाइट बनाते हैं कि भाई जो सॉफ्टवेयर को ठीक करते हैं या फिर नेटवर्किंग को ठीक करने का काम करते हैं, वो लोग अपने लास्ट में डाल देते हैं कि भाई डॉट नेट, नेटवर्क के लिए। डॉट ओ आर जी, कोई भी एनजीओ हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी अलग आप ऑर्गेनाइजेशन जैसा बोल सकते हैं, तो वो इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, अपने डॉट ओ आर जी लगा लेते हैं, मतलब हम ओ आर जी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर जीओवी आपने सुना होगा, माई जीओवी डॉट कॉम, है ना, माई गवर्नमेंट, ये सब आता है ना इस तरह का। या फिर किसी भी वेबसाइट में आपने देखा होगा ना, आधार डॉट जीओवी डॉट इन, आधार डॉट जीओवी डॉट इन, इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वो जितना डेटा आ रहा है वो किसका है, गवर्नमेंट का। फिर ईडीयू, ईडीयू क्या होता है, एजुकेशन के लिए। जब भी कोई वेबसाइट आपको लिखे, उसके लास्ट में जो टॉप लेवल डोमेन डॉट ईडीयू हो, इसका मतलब समझ जाइएगा वो शिक्षा से संबंधित कार्य करती है, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली वो मूल संस्था है। डॉट इन्फो, डॉट इन्फो, इन्फो का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हो, किसी भी सोर्स से आप जो बांटते हो, ये देते हो ना, उसको क्या बोलते हैं, डॉट इन्फॉर्मेशन। आपने नाम सुना होगा ना, बहुत सारी कंपनियां होती है जो इन्फॉर्मेशन से आजकल पैसा कमाती है, सूचनाओं से पैसा कमाती है। कैसे पैसा कमाती है, रियल एस्टेट का जो बिजनेस होता है, उसके साथ ही साथ आपने देखा कि भाई जो शेयर मार्केट होता है, इन सब में ट्रेडिंग का काम चलता है ना, जो ट्रेडिंग का बुल और आपके क्या होते हैं, बियर, है ना। तो ये जो सारे काम करते हैं भाई, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। बड़े बड़े इसमें क्या होते हैं, आपके एडवाइजर्स होते हैं, एडवाइजरी फर्म्स होती हैं, जो केवल इस पे इन्फो नहीं, आपके काउंसलर होते हैं जो करियर काउंसलिंग करते हैं। तो ये सारे जो काम होते हैं, ये किसमें होते हैं, आपके इंफॉर्मेशन के। अगला बात करते हैं डॉट बीआईजी। डॉट बीआईजी का मतलब क्या होता है, बिजनेस, बिजनेस के लिए डॉट बीआईजी लगा दिया जाता है। डॉट ऑनलाइन, डॉट ऑनलाइन का मतलब क्या होता है कि भाई हमारा जो भी वर्क चल रहा है डॉट ऑनलाइन है। ऑनलाइन मतलब किसी चीज से हम या तो ऑनलाइन सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर कुछ ऑनलाइन चीजें दे रहे हैं, या फिर ऑनलाइन के रिगार्डिंग इनका काम होगा, तो वो डॉट ऑनलाइन लगा देते हैं। ये टॉप लेवल डोमेन की बात आपको समझ में आ रही है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे पर्पस के अकॉर्डिंग हमारा जो है डोमेन लेना है। फिर बात करते हैं डॉट नेम, नेम के लिए भी कई बार बना देते हैं, इसको ज्यादा उपयोग नहीं करते, क्योंकि इसको उपयोग करना हमारे लिए वैसे भी यूजफुल नहीं होता, हम डोमेन नेम में अपना नेम लगा लेते हैं। डॉट स्टोर, डॉट स्टोर भी कई बार नाम आता है कि जिसमें आपको पता चलता है भाई डॉट स्टोर में आपको क्या करना है, चीजों को स्टोर की जा रही है या किसी चीज को रखा जा रहा है। इस तरह से ये पूरा काम आपका चलता है, ठीक है। देखो ये वाला जो पोर्शन है, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि यार ये हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या चीजें देख रहे हैं, यहां से अभी हम जल्दी से सम अप करेंगे क्या है। देखो डॉट कॉम वाला जो भाग है, टॉप लेवल डोमेन होता है, आपको पता है इसको डोमेन एक्सटेंशन भी कहते हैं। याद रखिए, डोमेन एक्सटेंशन के नाम से अगर आपसे चीजें पूछी जाए तो उसको क्या बोला जाता है, डोमेन एक्सटेंशन। और जो वेबसाइट का ही प्रकार दर्शाता है, वेबसाइट के प्रकार को ये क्या करता है, दर्शाने का काम। होगी बात क्लियरली समझ में आई यहाँ पे, है ना। देखो डायरेक्टरीज, अभी मैं 5 मिनट में सारा कुछ पढ़ा के आपको कंक्लूड भी कर दूंगा कि भाई किस तरह से चीजें हो रही है। अब डायरेक्टरी में आप आ जाओ, डायरेक्टरी क्या होती है। देखिए एक वेबसाइट को कई हिस्सों में विभाजित किया जाता है, जैसे आपने देखा था HTTP सेपरेटर www.darpancivilservice.com, ये वेबसाइट थी, इसको कई हिस्सों में आपने विभाजित किया। जैसे वीडियोस को, जो वीडियो होते हैं उसको वीडियो नेम से फोल्डर में रखा जाता है। डायरेक्टरी का मतलब ही मैंने आपको समझाने कि एक अलमारी में रखा हुआ क्या था, आपका ये वाला चैम्बर, और इस चैम्बर में भी क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। इसके जो लोअर मिडिल चैम्बर, मिडिल चैम्बर में आपने क्या रखी, यहाँ पे वॉच रखी अपनी, या आपने एसेसरीज रखी, आपने परफ्यूम रखा, जो भी रखा है, तो क्या हो गया आपकी एक तरह से डायरेक्टरी का पार्ट हो गया। डायरेक्टरी हुई नहीं है, मतलब पहले यहां जाओ, आपने किसी को अगर इंस्ट्रक्शन देना तो क्या बोलोगे, आपके घर में कोई गेस्ट आया है उसको बोलना है कि भाई ये निकाल के ला दे, है ना, यहाँ से ब्रेसलेट या फिर वॉच ला दे निकाल के। तो वॉच निकालने के लिए उसको बोलोगे भाई आप क्या करो, हमारे घर में इंटर करो, और सबसे पहले जो हमारा रूम है बेडरूम, वहां जाओ। वहां जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक कॉर्नर में मिलेगी आपको अलमारी। उस अलमीरा में आप क्या खोजोगे, जो टॉप में आपका चैम्बर होगा, उस चैम्बर को आप देखो, और उस चैम्बर में 3 पार्ट्स होंगे। फिर उन 3 पार्ट्स में मिडिल पार्ट जो होगा आपका, मिडिल रेक, उस मिडिल रेक में भी आपको क्या करना है, लेफ्ट और राइट कॉर्नर में जाके अपना सामान वहां से पिक कर लेना है। बात समझ में आई। आप क्या कर रहे हो, गाइड कर रहे हो। पहले आपने क्या दिया, घर का एड्रेस दिया, होम, होम में भी बोला क्या आपने, बेडरूम, फिर आपने क्या बोला, अलमीरा, फिर आपने बोला चैम्बर, फिर आपने क्या बोला, रेक, है ना, अलग अलग हो सकता है जो भी आप। तो ये सारे पार्ट आ रहे हैं आपके, मतलब ये डायरेक्टरी है, आप उसको डायरेक्शन शो कर रहे हो, मतलब इस डायरेक्शन में जाओ, पहले घर जाओ, बेडरूम, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और यहाँ जाके आपको क्या मिल जाएगी, आपकी चीज मिल जाएगी। इसी को कहते हैं डायरेक्टरी। आई बात समझ में, जहां पे आपका सोर्स रखा हुआ होता। नेक्स्ट उसके बाद आता है रिसोर्स। देखिए रिसोर्स क्या होता है,
वास्तविक संसाधन है रिसोर्स, जिसमें सर्वर पर सुरक्षित रखा, देखो जिसे सर्वर पर सुरक्षित रखा जाता है। आपकी कोई भी जानकारी है www या http कहां से ला रहे हैं, कहीं से तो ला रहे होंगे ना, उनका ऐसा तो नहीं कि लाइन में चल रही संचार, नहीं, इसके लिए सर्वर होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स। उन रिसोर्सेज में जाके आप क्या करोगे, चीजों को लाओगे, उनसे चीजों को प्राप्त करोगे, अडॉप्ट करोगे, और यहां से लाके क्या करोगे, रिक्वेस्ट सेंड करोगे कि भाई जैसे ये कंप्यूटर था, इसने रिक्वेस्ट किया है ना, और उसकी रिक्वेस्ट को फिर क्या किया उन्होंने, रिस्पॉन्स कर दिया। तो रिस्पॉन्स करने में आपका रिसोर्स क्या था, आपने तो सेपरेटर से पहुंचा दिया, यूआरएल कोड भी आपके पास, उस यूआरएल कोड से आपने पहुंचाया, डायरेक्टरी से पहुंचा दिया। बट ये वाले प्लेस में जो आपका रखा हुआ था रिसोर्स, वो क्या था, आपका सर्वर। तो सर्वर ही आपका क्या हो जाता है, रिसोर्स हो जाता है। इसे वेब पेज भी कहते हैं, क्योंकि वेब पेज पे क्या होता है, ये प्रदर्शित होता है, जो भी चीज आती है आपके वेब पेज पे ये शो होती है। यह वो फाइल, फोटो, वीडियो है ना, गाना होता है जिसे आप ढूंढ रहे होते हैं, जो भी आप ढूंढ रहे हो वो होता है। जैसे आपने भैया निकाला कि भैया वो छम्मा छम्मा वाला गाना आपको प्ले करना है, तो छम्मा छम्मा वाला गाना आपको प्ले करना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सर्वर से एक्सेस करोगे ना। यार आप यहाँ पे यूआरएल डाला, छम्मा छम्मा फाइंड आउट द सॉन्ग, आपने सॉन्ग को फाइंड आउट किया, तो यहां से वापस से रिबेट मिला जिस फोल्डर में यहाँ पे रखा गया होगा, इस रिसोर्स में। ठीक है, अब बात करते हैं फाइल नेम के आगे फाइल एक्सटेंशन भी लिखा हुआ रहता है। फाइल नेम के आगे फाइल एक्सटेंशन भी लिखा होता है। आप अगर वीडियो देख रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो, तो उसको कहते हैं आप MP3 मूविंग पिक्सल 3, MP4 मूविंग पिक्सल 4, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, वीडियो फॉर्मेट में। MPEG आपने देखा था, मूविंग पिक्सल है ना, एक्सपोर्ट ग्रुप, ये होता था ना। तो ये सारी चीजें क्या होते हैं, आपके एक्सटेंशन होते हैं। जैसे HTML में भी मिल जाती चीजें, HTML में मिलती है, PHP में मिल जाती है आपको, .ASP पे मिलती है, .CGI, .XML, .JPG, .PNG। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके फाइल के एक्सटेंशन होते हैं कि आप फाइल को किस फॉर्मेट में, जैसे आप समझिए ये जो पीपीटी है आपकी, इस पीपीटी को जब आपको प्रिंट आउट के लिए दिया जाएगा तो कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, पीडीएफ में। पीडीएफ क्या हो गया, वो एक तरह से कन्वर्जन, एक एक्सटेंशन हो गया इस फाइल का एक्सटेंशन। एक एक्सटेंशन आपका पीपीटी था, .ppt, एक एक्सटेंशन क्या जाएगा, .pdf। आ रही है बात समझ में? तो ये एक्सटेंशन होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेट से जुड़ी हुई कुछ और अन्य संबंधी चीजें। जितनी चीजें आपने पढ़े हैं, एक बार ये टॉप लेवल डोमेन को जल्दी से देख लेते हैं। देखो यहां से क्वेश्चन बनना ही है, 100% है कि भाई आपसे अगर प्रोटोकॉल का क्वेश्चन आता है तो सिंपल जो व्यक्ति है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो पेपर बनाएगा नहीं आपका। जो व्यक्ति पेपर बना रहा है वो आपसे सामान्य जानकारी लेना चाहता है कि आपको सामान्य समझ है कि नहीं एक अधिकारी के रूप में। और वो सामान्य समझ आपको कहां से समझ में आएगी कि भाई आपने क्या करना है, हर एक व्यक्ति को, मैं इसको पूरा समअप कर देता हूं लाइन में, कि कोई भी जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का एक ईमेल एड्रेस होता है जहां पे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को ट्रांसफर करते हैं, किसी भी चीज को पहुंचाते हैं। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी से संचार करने के लिए सबसे अच्छा साधन होता है उसके घर का पता। उसी तरह एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जुड़ने के लिए, उसके मध्य संचार करने के लिए क्या जरूरी होता है, हमें आईपी एड्रेस का। और आईपी एड्रेस जो होता है ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड, इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड आपका एड्रेस होता है, जिसको हमने दो फॉर्म में देखा था। आपने देखा था IPv4 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, जब ये सारे खत्म हो गए 32 बिट पे आए थे। इसके बाद हमने लाया IPv6 वर्जन 6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ये 128 बिट पर काम करता था। ठीक है, अब ये इसमें क्या होगा, असीमित संख्या हो गई आपके आईपी एड्रेसेस की। तो आईपी एड्रेस को पता करने के लिए हमने क्या करा कि यूआरएल कोड होता था, उस यूआरएल कोड के माध्यम से हम चीजों तक पहुंचने लगे, जहां पे आपने क्या देखा कि यूआरएल कोड में सबसे पहले चीज आती है प्रोटोकॉल, देन आफ्टर सेपरेटर, देन आफ्टर आपका डोमेन पार्ट, जिसमें तीन पार्ट आते थे, सब डोमेन, मेन डोमेन, और तीसरा होता था क्या आपका टॉप लेवल डोमेन। आई बात समझ में इतनी? आपने क्या देखा कि जो सेपरेट प्रोटोकॉल वाला पार्ट था, इस प्रोटोकॉल वाले पार्ट में आपने बहुत सारे प्रोटोकॉल पढ़े, लाइक HTTP, HTTPS, FTP, SMTP। जो ये प्रोटोकॉल थे वर्किंग वाले, ये अलग है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, मिल2, FTP, है ना, इस तरह के प्रोटोकॉल मिल जाते। जीमेल वाला भी प्रोटोकॉल था, वो भी था। तो ये सारे आपके क्या है, प्रोटोकॉल्स, जिसमें सबसे ज्यादा अगर 99% केसेस में आपसे आएगा तो HTTPS आएगा, इतना याद रखना है आप। सेकेंड थिंग फिर आता है आपका सेपरेटर। सेपरेटर में आपने देखा था कॉलन और सेपरेटर जो होता था उसको आपने लगा दिया, इसको पार्ट को बोल दिया सेपरेट, जो प्रोटोकॉल को बाकी सारे जो पार्ट थे आपके वेबसाइट के उससे अलग कर रहा था। तो अगर सेपरेटर के बारे में पूछा जाए कि सेपरेटर क्या करता है, तो सेपरेटर क्या करता है, प्रोटोकॉल को डोमिनियन पार्ट से अलग करता है, डोमेन पार्ट और प्रोटोकॉल को अलग कर। फिर हमने देखा डोमेन, सब डोमेन आपने देखा था www डॉट, मतलब कि जो वर्ल्ड वाइड वेब था ये आपका क्या है, सब डोमेन। हमेशा ये डोमेन रहेगा, 90% चांसेस में, ये इसमें ध्यान देना है आपको। फिर इसके बाद डॉट के बाद जो हिस्सा आता है, जिस पर्टिकुलर वेबसाइट
जिस संस्था या व्यक्ति से जुड़ी हुई जो चीजें होती है उसको आप क्या कह देते हो, मेन डोमेन। मेन डोमेन, और ये डोमेन कब तक काम करेगा, जब तक कि आपके टॉप लेवल डोमेन ना लग जाए। टॉप लेवल डोमेन कब लगेगा आपका, .com। एक पार्ट और होता है, अगर आपका ईमेल एड्रेस है तो वहां पे देखिए टॉप लेवल डोमेन मतलब जो डोमेन है वो कौन सा पार्ट होता है, @, के बाद जितना भाग आएगा, @yahoo.com, @gmail.com, @so-and-so.com, hotmail.com। तो ये पीछे का जो हिस्सा आ रहा है आपका एड्रेस, ये क्या कहलाता है आपका डोमेन पार्ट। और इस डोमेन पार्ट में भी टॉप लेवल डोमेन कौन, जो डॉट से क्या होगा अलग होगा, .com, .in, .edu अलग अलग। आपने इतनी चीजें पढ़ ली, बस इतना ही आज की क्लास का समराइजेशन था। इतना चीज समझ में आया आपको। नेक्स्ट फिर आपने क्या देखा कि भाई जो टॉप लेवल डोमेन होता है ये क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन ये इसको बोलते हैं डोमेन का एक्सटेंशन। क्यों, क्योंकि आपका सब डोमेन पहले था, फिर आपका मेन डोमेन भी आया, फिर आपने डोमेन का एक्सटेंशन भी लगा दिया कि भाई ये कहां का है, इसको स्पेसिफाई कर दिया। इसमें आपने दो लेवल पे देखा, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, इसका मतलब जो कंट्री का कोड था लाइक IN इंडिया, US यूनाइटेड स्टेट, UK ब्रिटेन, इस तरह से जो चीजें चल रही थी ये सब क्या थी आपकी, सारा का सारा पार्ट क्या कहलाता था, टॉप लेवल डोमेन, कंट्री के बिहाफ में। फिर दूसरा आपने देखा इनके यूज के लेवल पे, जैसे मैंने आपको समझाया COM कम्युनिकेशन के लिए भी काम आएगा, डॉट कम्युनिकेशन, और डॉट कमर्शियल मतलब व्यवसायिक रूप पे भी। इसके बाद आपने देखा था EDU एजुकेशन के लिए काम आने वाला, आपने देखा INFO इन्फो इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती है टॉप लेवल डोमेन के यूज के, जैसे लास्ट में लगा होगा ENT है ना, ENTI तो इंटरप्राइजेस को शो कर देती हो। इस तरह की चीजें आपको देखना है एक्सटेंशन के लिए। इतनी ही बातें आपको समझ में आई होगी, सारी की सारी क्या चीजें होती हैं, है ना। और आपने जो URL का पार्ट देखा, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो आपके पास इमेज दी गई है इंसर्टेड फॉर्म में, ये दोनों इमेज को अगर आपने याद रखा तो सारी चीजें आपसे आसानी से बन जाएगी। कुछ भी इसमें पढ़ने जैसा नहीं है न समझने जैसा है, बस आपको याद रखना है सबकॉन्शियस माइंड में कि किस पार्ट को आप क्या कहते हो, कौन सा पार्ट आपका क्या कहलाता है। आफ्टर दैट हम आ जाते हैं जो आपका लास्ट छोटा सा पार्ट बचा हुआ है ना। देखो इंटरनेट से संबंधित कुछ प्रमुख संगठन है उनके बारे में, है ना। इसको मैंने आपको अभी नहीं कराया था शायद क्लास में, नहीं हो पाया, अपन इसको इंटरनेट के साथ भी एक बार पढ़ेंगे, बट अभी और देख लीजिए। देखिए IETF एक संस्था होती है जो इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स जिसको कहते हैं। इसका गठन कब हुआ था, 1986 में US में। ये इंटरनेट के मानकों का विकास करती है। इंटरनेट के जो मानक होते हैं उनका विकास करती है कि इंटरनेट में हम किसी भी चीज के मानक होते हैं ना, पैरामीटर, हम उन पैरामीटर को कैसे बनाएंगे। कोई एक संस्था होगी जो मॉनिटर करती होगी। यार दो लोगों का विवाह होना है तो ये लोगों के बारे में कौन मानक तय करेगा, जो आपके बड़े बूढ़े हैं ये एक मानक तय करते हैं, है ना। ये मानक तय करेंगे भाई इतने लेवल तक हमें तो एटलीस्ट काम करना है ना। इतना बड़ा आपको क्या करना है, गार्डन आपको बुक करना है, इतने बारातियों का स्वागत आपको पान पराग से करना है। ये जो सारी चीजें आप बताओगे वो कैसे बताओगे, कुछ मानक डिसाइड करोगे ना। तो ये जो मानक डिसाइड करने का काम आपके अजय देवगन कर रहे हैं ना, जो वो यही है, ठीक है। अगला इंटरनेट सोसाइटी क्या होती है, ISOC इंटरनेट सोसाइटी 1992 में बनी है, ये भी US में। ये विंटन शव और वेबकॉन इन लोगों ने मिलकर इसको बनाया था। ये क्या करती है कि इंटरनेट सबके लिए हो, सबके लिए हो, ये बताती है कि भाई इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़े। चार्ज तो ब्राउज के लिए देना पड़ता है, लेकिन इंटरनेट तो फ्री है ना। इंटरनेट का कोई मालिक है, कोई मालिक नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करती है। फिर इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड IAB इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड जो है 1992 में ये बना था, इंटरनेट के लिए आवश्यक तकनीकी और इंजीनियरिंग विकास के लिए। इंटरनेट के लिए जो भी आवश्यक तकनीक होगी या जो इंजीनियरिंग का विकास किया जाएगा, ये सारा का सारा काम आपका कौन करता है, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। अब बात करते हैं WC3 कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये देखिए कंसोर्टियम है, ये क्या करती है, फोरम की तरह काम करती है। 1994 में ये बना था, इसको टिम्स बर्नली ने बनाया और वर्ल्ड वाइड वेब के प्रयोग के लिए जो अंतरराष्ट्रीय मानक है उसको निर्धारित करने का काम करेंगे कि आपका जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसके हम अंतरराष्ट्रीय मानकों को कैसे निर्धारण करेंगे, वो ये बताएगा। देखो आपने देखा कि भाई दो लोगों का विवाह हो रहा है तो उसके बारे में तो ये इंटरनेट से संबंधित ये बता देते हैं भैया लोग, ठीक है, कि हमें किस तरह से मानक का निर्धारण करना। लेकिन देखो इनने बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने, किसको, WWW को। इनने कंसोर्टियम भी बनवाया कि भैया बोले इसमें जब भी मानक आप निर्धारित करेंगे तो अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड वेब के जो भी अंतरराष्ट्रीय मानक होना चाहिए वो सबके लिए सुलभ होना चाहिए, सबके लिए सुलभ। तो ये आपके क्या होगा, जैसे समाज में एक वो दादाजी होते हैं ना जो अपने पैसों से क्या बनाते हैं आपके लिए, धर्मशाला बनाते हैं, विवाह मंडल बनाते हैं, कम्युनिटी हॉल बनाते हैं, ये वैसे व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या बनाया, टिम बर्नर्स-ली ने W3 कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। आफ्टर दैट आपके पास ICANN इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइनिंग नेम एंड नंबर। ये बताता है आपको US में
कि आईपी एड्रेस तथा डोमेन नेम प्रदान करने और उनके मानकों का निर्धारण करने का काम करता है। कि आईपी एड्रेस क्या होगा, डोमेन नेम प्रदान, आपने नाम सुना होगा होस्टिंगर, वेबसाइट्स होती है होस्टिंगर, ये आपको डोमेन नेम प्रोवाइड करते हैं। आप उसमें क्या करते हो, अपने सर्च करते हो कौन कौन से डोमेन नेम मिल रहे हैं, कौन से नहीं मिल रहे हैं, कौन कौन से बचे, है ना, उसके आधार पे आपको डोमेन नेम वहां पे मिल जाते हैं। लेकिन इन सबको कौन दे रहा है, वो मानक कौन निर्धारण कर रहा है, तो मानक निर्धारण करता है ICANN। इसको आप क्या कह देते हो, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइनिंग नेम एंड नंबर्स। ये आपका नाम भी रखेगा और आपको नंबर भी देगा, ये तुम्हारा नाम है, तुम्हारे माई बाप कुछ नहीं कर रहे हैं, इंटरनेट के जो माई बाप है वो यही है, यही दे रहे हैं कि ये तुम्हारे मम्मी है, पापा है, आज बच्चा हुआ, इसका आईपी एड्रेस ये है, इसका नंबर ये है ना। इसके बाद यूएन, यूएन क्या होता है, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, WSIS, वर्किंग ग्रुप ऑन इंटरनेट गवर्नेंस, WGIG, और इंटरनेट गवर्नमेंट फोरम। देखिए तीनों के तीनों जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये यूएन के द्वारा गवर्न किए जाते हैं, और तीनों काम किसके लिए करते हैं, तीनों के तीनों इंटरनेट को सुचारू रूप से चलाने, सर्वसुलभ कराने, और इसमें जो भी तकनीकी चीजें आ रही है इसके कोई प्रोटोकॉल्स बनाने या मानक निर्धारण करने, उसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इस तरह से ये पूरी संस्थाएं आपको समझ में आ गई। क्विक से हम इसको एक बार देख लेते हैं। आपने देखा IETF, ये क्या कर रहा था, आपके इंटरनेट के मानकों का विकास कर रहा था, कि भाई इतने मानक होना चाहिए इंटरनेट चलाने के लिए, इंटरनेट को हमें सर्व करने के लिए। यूएस बेस्ड है, 1986 में बना। उसके बाद ISOC मतलब इंटरनेट सोसाइटी, ये क्या कर रही है, 1992 में बना है, विंसेंट सर्फ और बॉब किन ने बनाया था। ये दोनों क्या चाह रहे थे कि भाई इंटरनेट जो है सबको मिले, मतलब फ्री हो, सर्वसुलभ। फिर आपने देखा इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, 1992 में बना, इंटरनेट के लिए आवश्यक तकनीकी और इंजीनियरिंग विकास करने के लिए। इंटरनेट के लिए क्या आवश्यक तकनीकी होने चाहिए और क्या इंजीनियरिंग है, इन दोनों का विकास करने के लिए क्या बना है आपका इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। फिर WC3 कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, 1994 में ये बना है, टिम बर्न्स नील ने इसको बनाया। इन्होंने रखा कि भाई WWW वर्ल्ड वाइड वेब है, इसको कैसे हम अंतरराष्ट्रीय रूप में चलाएंगे, इसको कैसे हम मानकों के आधार पर गवर्न करेंगे, सारे स्टैंडर्डाइजेशन किसके द्वारा बनाए जाएंगे, तो WC3 कंसोर्टियम के द्वारा। फिर इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइनिंग नेम एंड नंबर, ये एक संस्था है जो विश्व में सभी को आईपी एड्रेस और नंबर प्रोवाइड करती है। ये मतलब देने का मतलब यही नहीं है, ये ने क्या किया कि भाई अपने, जैसे आप लोग कहते हैं ना एक बड़ा ठेका हुआ, उस बड़े ठेके को क्या किया हमने सब जगह बांट दिया। पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, एक मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है, दूसरा पेटी कॉन्ट्रैक्टर। इस तरह से ये क्या करते हैं, दूसरी दूसरी वेबसाइट्स को दे देते हैं कि भाई आप इन वेबसाइट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, डोमेन नेम खरीद सकते हैं और आईपी एड्रेस ले सकते हैं, जो जो अवेलेबल होता है वो बता देते हैं। ठीक है। उसके बाद यूएन, यूएन की कुछ संस्थाएं थी, WSIS, WGIG और इंटरनेट गवर्नमेंट फोरम। ये सारे के सारे इंटरनेट के विकास के लिए, नेटवर्किंग के विकास के लिए काम करते हैं, और किस तरह से इसके मानक का निर्धारण होगा वैश्विक स्तर पर, इसके काम यूएन के द्वारा किए जाते हैं। तो ये आपका पूरा सारा का सारा क्या था, इंटरनेट था, है ना। कुछ देख लेते हैं, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और एयरनेट, तीन आपके नेट के टाइप होते हैं। ये भी आपके नेटवर्किंग का एक टाइप है, इसको आप इंटरनेट वाले पोर्शन में भी पढ़ोगे, क्योंकि हम इसको यहां पढ़ ले रहे हैं, वहां पे हमें ज्यादा विस्तार से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट कंप्यूटर का निजी नेटवर्क है, कंप्यूटर का एक निजी नेटवर्क है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक का उपयोग करता है। इंटरनेट के द्वारा कोई संस्था अपनी सूचनाओं को अपने कर्मचारियों के बीच सुरक्षित रूप से आदान प्रदान कर लेती। आप देख रहे हो ना, कोई भी संस्था है, दर्पण सिविल सर्विस, यहाँ पे क्या किया गया है कि भाई जो सूचना है, आप लोग कर्मचारी नहीं समझिए, आप लोग बच्चे हो, है ना, स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट और टीचर के बीच कम्युनिकेशन कैसे हो पा रहा है, एक इंटरनेट के माध्यम से। आपके लिए ग्रुप्स बनाए गए हैं, आपका सेपरेट ग्रुप चलता है, वहां पे आपको लिंक आती है, आप वहां से शेयर कर ले। आपका कंटेंट के लिए अलग ग्रुप बनाए गए, कंटेंट के लिए अलग हमारी ऐप डेवलप की गई, उस ऐप पे आप जाओगे, वहां से बहुत सारी चीजें मिल जाती। तो ये सारा का सारा जो काम किया जाता है वो कैसे किया जाता है, आपके और हमारे बीच इंटरनेट के माध्यम से। फिर यह लोकल एरिया नेटवर्क को तैयार करने में भी वाला सिस्टम होता है। देखिए लोकल एरिया नेटवर्क को तैयार करने वाला सिस्टम होता है, इसको आप नेटवर्क में पढ़ चुके हो, किस तरह से हम क्या करते हैं, लेन का विकास करते हैं। फिर इरनेट की बात आते हैं, ये आपके पढ़ने वाला टॉपिक है। नेटवर्क तो आपको समझ में आ गया कि इंटरनेट क्या होता है। अब इरनेट क्या होता है, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, आपको क्या बोलते हैं, इरनेट, एजुकेशन और रिसर्च नेटवर्क जो होता है उसको आप इरनेट के रूप में देखते हो। इसका विकास कब किया गया था, 1986 में। देश के जो मुख्य शैक्षणिक संस्थान और अनुसंधान केंद्र है उन सबको जोड़ा गया है, किसके द्वारा, इरनेट के द्वारा। इसमें बहुत सारे टाइप देखेंगे आप कि भाई बायोनेट आएगा, और भी नेट आएंगे जो एक दूसरे से किस तरह से जुड़ रहे हैं, कॉलेज नेट है वो देखेंगे। फिर एक्स्ट्रा नेट क्या होता है, इंटरनेट कंपनी, देखो इंटरनेट कंपनी के अतिरिक्त बिजनेस के लिए काम आते हैं, है ना, लेकिन इनका उपयोग केवल उस कंपनी के कर्मचारी कर सकते हैं, मतलब रिस्ट्रिक्टेड होगा ये, और यह इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं होता। अगर उसे यूजर नेम और पासवर्ड देकर सिस्टम के जरिए इंटरनेट से जोड़ा जाए तो ये क्या कहलाता है, आपका एक्स्ट्रानेट बन जाता है। देखो सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, तीनों चीज क्या होती है,
तो आपने देखा इंटरनेट, इंटरनेट का मतलब सबके लिए अवेलेबल मटेरियल है। आप इसमें से किसी भी व्यक्ति को जोड़ सकते हो, किसी भी व्यक्ति को डेटा यहां से एक्सेस करने का टाइम दे सकते हो, है ना। फिर अरनेट मतलब जो आपके एजुकेशनल नेटवर्क होते हैं, एजुकेशनल जितने भी नेटवर्क होंगे उनको जोड़ा गया। भारत में प्रमुख रूप से जितने शैक्षणिक संस्थान है सबको एक सर्कल बनाया गया और उसको जोड़ा गया इंटरनेट के माध्यम से। अगला आता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट का मतलब ये क्या होगा, आपका सिक्योर्ड कनेक्शन होगा। कोई व्यापार या बिजनेस के द्वारा, किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा क्या किया जाएगा, एक नेटवर्क डेवलप किया जाएगा और इस डेवलप नेटवर्क में वही व्यक्ति नेटवर्क को चला सकता है जिसके पास यूजर आईडी और पासवर्ड होगा। ओके, इतनी चीजें इसमें मिल जाती है आपको। एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट और एयरनेट, ये तीनों को ऐसे डिफरेंस देख सकते हैं। देखो आपके नेटवर्किंग से संबंधित जितनी भी चीजें थी आज की क्लास में आप फिनिश हो गई है। कल से आपका कम्युनिकेशन वाला पोर्शन चालू होगा जिसमें आपको देखना है कि भाई कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं, क्या क्या माध्यम अपनाते हैं, कम्युनिकेशन के क्या टूल्स हैं, ये सबको हम कल विस्तार से जानेंगे। अभी आपने जो नेटवर्किंग में क्या पढ़ा है मैं आपको शुरू से एक बार समराइज करा देता हूं टू दी टॉपिक कि आपने कैसे चीजों को किया। आपने जब आईसीटी पढ़ना चालू किया तो सबसे पहले आपने देखा कि आईसीटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, उसके पूरे ब्रॉडर एस्पेक्ट को आपने जाना। इसके ऐतिहासिक पक्ष को आपने देखा जहां आपने देखा कि भाई प्राचीन काल में हम आईसीटी को कैसे उपयोग कर सकते थे और प्राचीन काल से लेकर अभी वर्तमान समय तक आपने क्या किया, टेलीग्राम से लेकर मोबाइल सेवा तक सारी चीजों के एक छोटे 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 पॉइंट्स को जाना था। फिर बात करते हैं हमने आवश्यक जो टूल्स थे या फिर आवश्यक शब्दावली जो जो थी हमारे आईसीटी में, उसको आपने पढ़ा जिसमें आपने देखा कि भाई टेक्निकल एस्पेक्ट में आपको बैंडविड्थ की जरूरत पड़ रही थी, बर्ड रेट की जरूरत पड़ रही थी, बिट रेट की जरूरत पड़ रही थी। ठीक है, इसके बाद आपने देखा कि भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, तरंगों के आपने जो गुणधर्म होते हैं उनको जाना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं उनके बारे में आपने एक हल्का हल्का क्या लिया कि ओवरव्यू लिया था कि भाई हाँ किस तरह से काम करते हैं। आफ्टर दैट आपने सबसे पहले समझा कि नेटवर्किंग क्या होती है और नेटवर्किंग में भी समझा था कि भाई दो कंप्यूटर के बीच हम जिस तरह से एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे वो आपकी नेटवर्किंग थी। नेटवर्किंग के बाद आपने देखा कि इनको कनेक्ट करने के कितने मोड थे, तो दो मोड थे, वायर्ड और वायरलेस। फिर आपने वायर्ड कनेक्शन की नेटवर्किंग देखी जहां पे आपने सारी टोपोलॉजी को जाना, स्टार, ट्री, है ना, और जितनी भी टोपोलॉजी आती थी वो सारी टोपोलॉजी को आपने पढ़ा, मैश, बस और जो बन सकती थी। फिर आपने ये देखा कि इन टोपोलॉजी के बाद हम इनके मध्य संचार कैसे स्थापित करेंगे। देखो जब तार से आपने संचार स्थापित कर दिया तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपने अब इंटरनेट लगाया और आपको दूर संचार स्थापित करना था, आपको कुछ प्रोटोकॉल की जरूरत थी, कुछ मॉडल की जरूरत पड़ती थी कि किन के आधार पे हमारा नेटवर्क चलेगा। तो नेटवर्किंग के लिए आपने फिर दो मॉडल पढ़े, ओएसआई मॉडल आपने पढ़ा और दूसरा पढ़ा आपने टीसीपी या आईपी मॉडल। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर थी, टीसीपी आईपी लेयर मॉडल जो था उसमें 4 लेयर थी। उन सातों लेयर के आपने काम जाने, हर लेयर का आपने इमेज के फॉर्म में भी देखा था कि कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है डेटा, कैसे डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, हर लेयर का अपना क्या काम है, हर लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा है, यह आपने बहुत डिटेल में समझ लिया है। इसके बाद जब हमने देखा कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल क्या होते थे, आपने देखा कि किसी भी चीज के लिए जैसे प्रोटोकॉल होते हैं कि अगर कोई राष्ट्रपति आ रहा है तो वो किससे मिलेगा, कैसे होगा, क्या चीजें चलेगी, उसी तरह डेटा या संचार करने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। तो उन नियमों को ही संगठित रूप में प्रोटोकॉल बनाया गया, जिसमें आपने आईपी प्रोटोकॉल पढ़े, इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स, जिसमें आपने पढ़ा था IPv4, IPv6। इन दोनों प्रोटोकॉल को पढ़ने के पीछे आपका रीजन क्या था कि ये आपको डोमेन मतलब आईपी एड्रेस असाइन करते थे और इनके द्वारा जो असाइन एड्रेस होता था उस पर ही आपका डेटा पहुंचता था। फिर आपने क्या पढ़ा, ये जब सारी चीजें पढ़ने के बाद आपको नेटवर्किंग के टूल्स क्या क्या चाहिए, ये टोपोलॉजी के बाद आएगा, मैंने थोड़ा यहाँ पे गैप कर दिया। आपने स्विच, हब, राउटर, मल्टीप्लेक्सर, ब्रिज, ये सारी आपने क्या पढ़े, डिवाइस पढ़े। ये डिवाइस के काम कैसे होते हैं, किस तरह डेटा का संचरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ये सारी की सारी बातें आपको क्लास में समझ में आ गई। फिर आपने नेटवर्किंग के अन्य जब टूल्स देखे तो आपने क्या क्या देखा कि भाई हमने नेटवर्क कनेक्शन बनाया। नेटवर्क कनेक्शन कैसे बनाया, जिसकी रेंज कम होती थी, लेन एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, लेन बनाया आपने। इसके अंतर्गत आपने पढ़ा था पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, कॉलेज एरिया नेटवर्क, सेन, है ना, फिर उसके बाद कॉलोनी एरिया नेटवर्क, और जितने भी आपके छोटे लेवल पे जब रेंज स्टेबलाइज करते थे उनको लेन कहा गया। आपने बनाया उसके बाद मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये एक महानगर या पूरे शहर को जोड़ता था विविध छोटे छोटे लेनों के माध्यम से। इसके बाद आपने पढ़ा था वेन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो था ये संपूर्ण विश्व को जोड़ता था, इंटर कंट्रीज, इंटर स्टेट और इंटर कॉन्टिनेंट्स, इसको आपने बोल दिया वाइड एरिया नेटवर्क, जहां पे आपने देखा कि भाई इसमें इसकी जो एप्लीकेशन हो कैसे कैसे काम कर रही है। देन आफ्टर आप सारी चीजों को यहाँ पे कनेक्ट कर चुके हो कि नेटवर्किंग कैसे होगी, किस तरह से होगी, है ना। एक छोटा सा टॉपिक छूट गया, पैकेट स्विचिंग, स्विचिंग टेक्निक्स,
कि जो डेटा आपका संचरण होता है वो कैसे स्विच होता है। तो देखिए 3 तरह की स्विचिंग होती है, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, ठीक, और सर्किट स्विचिंग। तो इनमें कुछ टेक्निक्स है, उसको मैं यहाँ पे कल क्लास में जब इनिशियली आएंगे अपन ऐड करा देंगे। वो सारा का सारा कोर्स इसमें करने के बाद आपकी नेटवर्किंग फिनिश हो जाएगी। संचार आपको पढ़ना है अगला टॉपिक। आपने आईसीटी जो यूनिट 9 स्टार्ट किया है, उसमें सबसे पहला जो चैप्टर उठाया है वो है आपका आईसीटी ही, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके अंतर्गत आप पढ़ रहे हो ये सारा क्रम। आप समझ में आ गया होगा आपको कि सारी क्लासेस जो हुई हैं वो कैसे एक दूसरे से लिंक अप। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे।